झारखंड में 5 महीने से रुकी बसों के चक्के फिर से घूमने लगे हैं। राज्य के भीतर बसों का परिचालन शुरू होने के साथ ही बस स्टैंड पर पसरा सन्नाटा भी छटने लगा है। कोरोना संकट में आज बस परिचालन का पहला दिन था, जिसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। मंत्रोच्चार के साथ पूजा, नारियल का चढ़ावा और यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ड्राइवर ने पकड़ी स्टीयरिंग और एक जोरदार हॉर्न के साथ चल पड़ी 5 महीने से रुकी जिंदगी की गाड़ी। इसमें कई उम्मीदें भरी हैं, कई सपने लदे हैं। पिछले 5 महीने से बस पर ब्रेक लगी थी, जिससे बस मालिकों के साथ साथ ड्राइवर और कंडक्टर भी कंगाल हो चुके थे। अनलॉक 4 में शर्तों के साथ ही सही जब बसों का परिचालन शुरू हुआ है तो सबने राहत की सांस ली है। सबके लिए रिस्की हो सकता है, तो हम एक की वजह से किसी और को रिस्क में क्यों डालें। अच्छा लग रहा है, आने जाने की सुविधा हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दोनों सीटों का किराया आपने दिया? हाँ जी हाँ, दोनों सीट का किराया लिया जा रहा है। कोरोना को लेकर फिलहाल झारखंड के भीतर ही आधी क्षमता के साथ ही बस चलाने की अनुमति मिली है, लेकिन सरकार के इस फैसले से 5 महीने से बस स्टैंड में पसरा सन्नाटा खत्म हो गया है, जिससे बस मालिक भी खुश हैं। खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन आज तो पहला दिन है, सवारी नहीं है, कम सवारी है, इसलिए थोड़ा परेशानी है। हो सकता है 2-4 दिन में सब ठीक ठाक हो जाए। मेरे लिए जितनी खुशी की बात है उससे 2-4 गुना मेरे जो परिवार ही है, जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनको 2 रुपए आएगा। उसके लिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं। रांची से अगर कुछ शहरों के लिए नॉन एसी बसों के भाड़े की बात करें तो धनबाद के लिए 360 रुपए, टाटा के लिए 360 रुपए, पलामू के लिए 350 रुपए, बोकारो के लिए 320 रुपए, जबकि हजारीबाग के लिए 220 रुपए वसूले जा रहे हैं। वहीं एसी बसों के लिए रांची से हजारीबाग के लिए 280 रुपए, टाटा के लिए 500 रुपए, धनबाद के लिए 540 रुपए और बोकारो के लिए 500 रुपए किराया लिया जा रहा है। वहीं बसों के सैनिटाइजेशन और यात्रियों की सुरक्षा में विभाग भी सहयोग कर रहा है। हम लोगों की तरफ से सहयोग हुआ होगा कि जो सैनिटाइजेशन की प्रोसेस है, चाहे वो बस स्टैंड में हो, बाकी जगहों पे है, उस जगह पे हम कराएंगे। और हम लोग कल फेस शील्ड और फेस मास्क भी उन लोगों को देंगे जो हमारी तरफ से है। प्लस पंपलेट भी हमने जिला प्रशासन की तरफ से प्रिंट कराए गए हैं, उन सभी यात्रियों को भी और बसों के जितने भी ओनर्स हैं उनको भी देंगे। तो बस मालिक सीट खाली रखने की कीमत यात्रियों से ही वसूल रहे हैं। जो कुछ यात्रियों को खल रहा है तो कुछ को इस बात का संतोष है कि जरूरी काम के लिए छोटी गाड़ियां रिजर्व करने में मोटी रकम खर्च करने के बजाय काफी कम पैसे में वे कहीं आ जा सकते हैं और रुकी हुई जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ जमशेदपुर से आशीष तिवारी और धनबाद से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। जीएसटी में हिस्सेदारी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड के टैक्स से देश चल रहा है, बावजूद झारखंड को अपना हक नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने आरबीआई से पैसे उधार लेने के केंद्र सरकार के निर्देश पर सवाल उठाए, साथ ही देश की आर्थिक हालात को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और इसमें पूरी तरीके से केंद्र सरकार विफल हो चुकी है और स्थिति ये आ गई है कि शायद आने वाला समय में देश को और भी बुरे वक्त से गुजरना पड़ेगा। और आप तो देख रहे हैं, सब भगवान भरोसे, सब भगवान के ऊपर मर देने की बातें आ रही हैं। हमारे राज्य के संसाधनों से पूरे देश का पेट भरने की तैयारी हो रही है। आज इस राज्य से लगभग 5000 करोड़ से अधिक का शेष इस राज्य से, सिर्फ इसी राज्य से जाता है। जो भी अधिकार है राज्य सरकार का, वो हम लोग हर हाल में लड़ के लेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना को मात दे दी है। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर आज उन्हें रिम्स से छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य मंत्री को अब 14 दिन होम क्वारंटीन पर रहना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स के डॉक्टरों को धन्यवाद देते हुए कहा कि 14 दिन के होम आइसोलेशन के खत्म होने के बाद वो प्लाज्मा डोनेट करेंगे।
मजबूती के साथ कोरोना के विरुद्ध में आवाज़ उठा रहे हैं। कोरोना की इस जंग में बिना अपनी जान की परवाह किए हुए हम सारे लोग लगे हुए हैं। मैं भी अब किसी और अपने झारखंड के वासी को अपना प्लाज्मा देकर उसको ठीक करने के लिए मेरे प्लाज्मा का भी इस्तेमाल होगा। लेकिन इन सब के बीच झारखंड में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अब इसकी चपेट में विधायक और जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं। हजारीबाग के बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद और मांडू विधायक जेपी पटेल भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद अब अंबा प्रसाद को रिम्स रेफर किया गया। वहीं जेपी पटेल का इलाज हजारीबाग के निजी अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि कल खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, बगोदर विधायक विनोद सिंह और पांकी विधायक शशिभूषण मेहता भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। फिलहाल ये तीनों विधायक होम आइसोलेशन में हैं। प्रसाद के बारे में जो मुझे जानकारी है कि उनको माइल्ड सिम्टम है। माइल्ड सिम्टम के अकॉर्डिंगली जो उनका इलाज होगा वो हम लोग शुरू करेंगे और ऐसा कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। जामताड़ा विधायक और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर जनता में खौफ पैदा किया जा रहा है, जिसके कारण दूसरी बीमारी से पीड़ित मरीजों का भी सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है। इरफान अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को यह बताना चाहिए कि कोरोना से अब तक कितने लोगों की मौत हुई है और दूसरी बीमारी से कितने लोगों की जान गई है। उन्होंने पुलिस पर रानीडीह के विनोद मोहाली को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने नहीं देने का आरोप लगाया, जिसके कारण विनोद की मौत हो गई। मैं स्वास्थ्य विभाग को कहना चाहता हूं, ये कोविड को लेकर जिस तरह से हेविकेट किया जा रहा है ना, इसको बंद होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में जो पैसा है तब तक कोविड है, जिन पैसा खत्म हो जाए कोविड खत्म हो जाएगा। लेकिन कितने लोग कोरोना से मर रहे हैं ये भी जानने की आवश्यकता है। देवघर में खून की कमी से थैलेसीमिया पीड़ित एक बच्चे की मौत हो गई। परिजन ब्लड को लेकर सदर अस्पताल और ब्लड बैंक का चक्कर काटते रहे ब्लड के लिए, लेकिन ब्लड नहीं मिला, जिससे मां की गोद में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। दरअसल जसीडीह थाना क्षेत्र के बंगा की रहने वाली गुड़िया देवी अपने बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची थी, लेकिन ब्लड बैंक वालों ने बगैर डोनर के ब्लड देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो कागजात बनवाने के लिए सदर अस्पताल का चक्कर काटती रही और इसी दौरान बच्चे की मौत हो गई। डीसी ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है। ये ब्लड नहीं है, ब्लड देना होगा, लेना होगा। ब्लड नहीं है तो जाइए गुर्गी। कहाँ पर इसमें समस्या आई है, मैं सिविल सर्जन से बात करूंगा जहाँ से समस्या आई है। अगर डॉक्टर के लेवल पर कहीं गड़बड़ी हुई है हमारे सरकारी डॉक्टर के लेवल पर, तो मैं कहूँगा जी उसमें तुरंत संज्ञान दिया जाए और जिसके डॉक्टर की गलती से अगर या ब्लड बैंक की गलती से हुई है तो उस पर जांच करके उस पर उचित कार्रवाई की। छोटा नागपुर से संथाल और कोयलांचल तक अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, लेकिन कोरोना से जूझ रही पुलिस इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। रांची और धनबाद में जहां लाखों की चोरी हुई है, वहीं दुमका में अपराधियों ने आलू कारोबारी से करीब 40 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। दरवाजे की टूटी कुंडी, टूटे पड़े ताले और कागज के डिब्बों की तरह फटे हुए अलमारी के दरवाजे और टूटे लॉकर, यह बताने के लिए काफी है कि यहां कोई बड़ी वारदात हुई है। जी हां, अपराधियों ने यहां करीब 12 से 13 लाख रुपए कैश चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अपर बाजार इलाके के जेजे रोड इलाके में कोयला और ट्रांसपोर्ट कारोबारी खेमका का ये ऑफिस है, जिसे सोमवार की रात अपराधियों ने निशाना बनाया और एक के बाद एक 4 ताले तोड़कर करीब 12 से 13 लाख रुपए और 101 चांदी के सिक्के पर चोरों ने हाथ साफ किया। 12-13 लाख रुपए करीब। 12-13 लाख। हाँ। अब तो हिसाब हो गया। हिसाब नहीं, अंदाज से हम बता रहे हैं। और कैश इतने क्यों छोड़ रखा था? मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है ना, तो ट्रक वाले लोग को पेमेंट करना रहता है। तो हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज को हम लोग मिला है उसको खंगाल रहे हैं। जो भी तथ्य सामने उभर कर आएगी उसके बाद ही अब इस पर कुछ कहा जा सकता है। सर, कितने की संख्या में चोर जो सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं? सीसीटीवी में 4 की संख्या में नजर आ रहे हैं। एक गली में है और अंदर 3 गए हैं, कुल 4 की संख्या दिख रही है। राजधानी में चोरी की बड़ी वारदात हुई।
तो उपराजधानी में लूट की बड़ी घटना सामने आई। दुमका में बेखौफ अपराधियों ने आलू कारोबारी से लूटपाट की। मसानजोर के झाझापाड़ा गांव के पास बोलेरो सवार 4 युवकों ने ओवरटेक कर ट्रक को रोका और हथियार के बल पर लूटपाट की। ट्रक ड्राइवर ने करीब 40 लाख रुपए की लूट की बात बताई है। घेर करके पैसा ले लिया है और वापस पेतावरी और दुमका की तरफ वो भागे। कोलांचल धनबाद में भी चोरों ने किराना दुकान को निशाना बनाया और धनसार के दुहाटाड़ में किराना दुकान से कंप्यूटर, लैपटॉप, जेरॉक्स मशीन समेत करीब 2 लाख की संपत्ति ले उड़े। इससे पहले भी 3 अगस्त को इसी दुकान में चोरी हुई थी। जो कुछ मोटा सामान था वो लेके गया इस दुकान से, ग्लेसिक दुकान से, और जो लैपटॉप है, कंप्यूटर था, फोटो प्रिंटिंग था, जेरॉक्स मशीन था, वो सब इस बार लेके चला गया। छोटा नागपुर से लेकर संथाल और कोयलांचल तक अपराधी तांडव मचा रहे हैं, लेकिन पुलिस इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। दुमका से पंचम और धनबाद से दिलीप के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची के सिल्ली में नरेश चंद्र कुम्हार हत्याकांड और सोनाहातू में हुई डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। में ये बताया कि 7-8 महीना पहले नरेश कुम्हार की जो हत्या हुई थी, जो सिल्ली के रहने वाले थे, किडनैपिंग करके हत्या कर दी गई थी और उसको सुदूरवर्ती कनगड़ा के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से उनका डेड बॉडी का कंकाल कुछ बरामद अभी हाल में ही हम लोगों ने किया था। उस आदमी में मेन रोल बुधराम भुक्ता का था और वो अभी एक्सेप्ट भी किया है कि हम लोग उस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। खबरें अभी और भी हैं, जल्द लौटते हैं। रिम्स की लापरवाही सामने आई है। दरअसल हिंदपीढ़ी इलाके से कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला को एम्बुलेंस से कोविड सेंटर लाया गया, लेकिन घंटों तक किसी ने उसकी सुध नहीं ली। घंटों महिला एम्बुलेंस में ही बैठी रही। बाद में जब इसकी जानकारी रिम्स अधीक्षक को मिली, तब जाकर महिला को भर्ती कराया गया। पूछिए नहीं रहा, क्या कीजिएगा। अब कितना देर पहले आए थे तुम? हो गया आधा घंटा लगभग। तो जाके बोले नहीं? हाँ बोले थे, तो बोल रहा है कि होगा होगा बोल रहा है, लेकिन नहीं, इतना देर से नहीं हो रहा है। कभी कभी कि जैसे 108 एम्बुलेंस से भेज दिया जाता है, लेकिन तालमेल की थोड़ी कमी होने के चलते वो हमें सूचना नहीं मिलती है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली, उसके बाद से हम लोगों ने उसे उचित जगह पर रखने का परामर्श दे दिया है। झारखंड के नक्सल प्रभावित 12 जिलों में बहाल किए गए 2500 सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन पर उतर आए हैं। रघुवर सरकार के दौरान इनकी नियुक्ति हुई थी, तब कहा गया था कि 3 साल की ट्रेनिंग के बाद इन्हें आरक्षी पद पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी इन्हें आरक्षी नहीं बनाया गया। ऐसे में सहायक पुलिसकर्मियों ने धनबाद के प्रभारी एसएसपी से मिलकर अपनी समस्या रखी। सहायक पुलिसकर्मियों ने 4 सितंबर से 7 सितंबर तक काला बिल्ला लगाकर काम करने की बात कही। वहीं 7 सितंबर को सामूहिक अवकाश और मांगे नहीं माने जाने पर 10 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। झारखंड की सत्ता पर काबिज होने के बावजूद जेएमएम में गुटबाजी खुलकर सतह पर आ गई है। पश्चिमी सिंहभूम में गुटबाजी को देखते हुए जिले के 5 विधायकों ने चक्रधरपुर में एक बैठक की, जिसमें पार्टी की जिला कमेटी को भंग करने का फैसला लिया गया। बैठक दीपक बिरुवा ने बताया कि जिला कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर इसकी जानकारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को दे दी गई है, लेकिन जेएमएम के जिला सचिव सोनाराम देवगन ने विधायकों के इस फैसले को पार्टी संविधान का उल्लंघन बताया है और दावा किया कि मुट्ठी भर लोगों के फरमान से कोई कमेटी भंग नहीं होती है। कमेटी को लेकर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है। ऐसे में देवगन का दावा है कि जिला कमेटी पहले ही की तरह काम करती रहेगी। विधानसभा चुनाव से पहले ही यहां पार्टी का जिलाध्यक्ष निलंबित है। ऐसे में जिला सचिव सोनाराम देवगन ही पार्टी का पूरा काम देख रहे थे, जिन पर विधायकों को भरोसा नहीं था और किसी विधायक से उनके संबंध भी नहीं है। पर विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि अविलंब प्रभाव से पश्चिमी सिंहभूम झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी को भंग करने का हम लोग ने निर्णय लिए और इस आलोक में हमारे पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष को इस निर्णय से हम लोग ने अवगत कराया और उन्होंने कंसेंट किया कि अविलंब प्रभाव से जिला कमेटी को भंग कर दिया जाए। केंद्रीय कमेटी के अलावा या केंद्रीय नेतृत्व के अलावा किसी को भी जिला कमेटी को भंग करने का अधिकार नहीं है। जिला कमेटी का अस्तित्व अभी भी है
कल भी रहेगा, आगे भी रहेगा, तब तक रहेगा जब तक इस पर केंद्रीय कमेटी कोई निर्णय नहीं लेता है। बाबा नगरी देवघर में 27 अगस्त से बैद्यनाथ धाम का दरबार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। शर्तों के साथ श्रद्धालुओं को बाबा मंदिर में पूजा और दर्शन की अनुमति दी गई है। ई पास से ही मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश कराया जा रहा है, लेकिन कोरोना काल में पवित्र शिवलिंग को स्पर्श करने की मनाही है। फिर भी कुछ लोग गाइडलाइन का उल्लंघन कर शिवलिंग का स्पर्श कर पूजा कर रहे हैं, जिसे देखते हुए मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन ने अर्घा लगा दिया है, ताकि अर्घा के जरिए ही श्रद्धालु दूर से बाबा का जलाभिषेक कर सकेंगे। एक आध दिन हम लोगों ने प्रयास किया था कि बिना अर्घा के भी लोग उसमें दर्शन करके चले जाएं, लेकिन लोग इसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो अंदर प्रवेश कर जाते थे, जिसके कारण यानी एक भीड़ की स्थिति वहां बन रही थी, जो कोरोना को देखते हुए उचित नहीं था। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया सबके सहयोग से, सबसे विचार करके कि बेहतर होगा कि अर्घा लगा दिया जाए। जो लोग दर्शन करना चाहेंगे वो दर्शन करते चले जाएंगे, जो लोग कुछ फूल फल ले आते हैं वो लोग उसमें अर्घा में डाल भी देंगे। तो दोनों पर्पस इससे सॉल्व हो जाता है कि लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं आते हैं और उनका दर्शन का भी काम चल जाता है। तो मैं बाबा बैद्यनाथ से यही कामना करता हूँ कि कोरोना वैश्विक महामारी जो दुनिया के लिए अभिशाप बन चुका है, बाबा जल्दी मुक्ति दिलाए और लोगों का जीवन जो पहले से जिस तरह चल रहा था उसी पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।